नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल में RR ब्लॉग पॉइंट ओ पे NH27 वाला पार्ट ये हमारे गोरखपुर गुजरात ट्रिप का पार्ट नंबर 70 है। आपने 69 में देखा होगा कि हम इसके बारे में बात कर रहे थे। जो अपना NH27 है, ये पहले ये NH57 हुआ करता था। इसका नाम भारत माला परियोजना के तहत पूर्वी पश्चिम गलियारे के हिस्से का धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। अभी ये 3507 किलोमीटर का NH27 हो चुका है और इस पे काफ़ी बजट भी पास हुआ है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का पार्ट के आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और आपको किस तरह का वीडियो देखना है, किस हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो भी मैं जानकारी देता हूँ वो यूज़फुल है आपके लिए। आप वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। इसमें जो कमियाँ होती हैं और जो अच्छाइयाँ होती है वो सब के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया और उसके और पीछे जाएंगे, पार्ट नंबर 5, 56, 55, 56, 57 ये सारे पार्ट्स आप देखेंगे तो इसमें मैं हर रोड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं निकला हूँ तो राम जानकी मार्ग है, उसके बाद लिंक एक्सप्रेस वे, तो सभी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, कौन कब कैसे बना। अभी हम चल रहे हैं NH27 पे। तो हम जो गोरखपुर से गुजरात की तरफ आ रहे हैं तो गोरखपुर में भी NH27 मिलता है, लेकिन हम NH27 पे नहीं आते हैं क्योंकि ये हाईवे है। हमको गोरखपुर NH27 राम जानकी मार्ग पर से ही हमको लिंक एक्सप्रेस वे मिल जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हाईवे और एक्सप्रेस वे में बहुत अंतर होता है। तो हाईवे जो होता है वो समतल ज़मीन पे होता है, ज़मीन के लेवल पे होता है। इसके आजू बाजू में छोटे मोटे गांव बसे होते हैं, छोटे मोटे दुकानें होती हैं और गांव से जो छोटा सा भी रास्ता निकलता है तो वो हाईवे पे आता है। तो काफ़ी ज़्यादा हाईवे में एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट होते हैं छोटे छोटे। जो गांव के लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो फटाक से बाइक लेके या साइकिल लेके या कोई गाड़ी लेके अचानक से हाईवे पे आ जाते हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंट भी होते हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है हाईवे के ऊपर। जैसा कि आप साइड में ये बीच में डिवाइडर देख रहे हैं, तो कई जगहों पे तो लोग इसमें बीच में जो पानी निकलने का रास्ता बनाया होता है उसमें से भी बाइक और साइकिल लेके निकलते हैं। पैदल चलने वाले पदयात्री होते हैं, इस बगल से उस बगल लोग फटाक से रोड क्रॉस करते हैं। इसके कारण से हाईवे से बेहतरीन एक्सप्रेस वे माना जाता है। और एक्सप्रेस वे की खासियत ये होती है, कम से कम वो ज़मीन से 10 फीट 15 फीट की ऊंचाई पे बनाया जाता है और कितना भी लंबा एक्सप्रेस वे हो उसमें हर जगह पे रेलिंग लगी होती है 2.5 फुट 3 फुट की हाइट की। तो जिसके कारण से उस पे जानवरों को आना जाना बहुत कम होता है। और दूसरी बात ये होती है कि हाई एक्सप्रेस वे पे गिने चुने जगहों पे एग्ज़िट पॉइंट दिया जाता है, इंटरचेंज बनाया जाता है, जो कि इंटरचेंज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। जैसा कि मान लीजिए अभी लिंक एक्सप्रेस वे बना है 94 किलोमीटर का, आपको 01 से लेकर 94 किलोमीटर तक रेलिंग मिलेगी। बीच में जहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे आपको बेहतरीन एग्ज़िट पॉइंट, ट्रम्पेट इंटरचेंज, डायमंड कट इंटरचेंज, इस तरह के इंटरचेंज बनाए गए हैं। रेस्ट एरियाज़ बनाए गए हैं, पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, जिसके कारण से और
उस पे स्पीड लिमिट 120 है। अगर आप 120 की स्पीड लिमिट से चल रहे हैं तो इंटरचेंज से कोई एग्ज़िट कर रहा है या एंट्री कर रहा है, ना तो एंट्री करने वाले को सीधा जाने वाले से दिक्कत है, ना एग्ज़िट करने वाले से एंट्री करने वाले को दिक्कत होती, क्योंकि सबका एग्ज़िट करने का रास्ता अलग होता है और इंटर करने का रास्ता अलग होता है। इसके कारण से एक्सप्रेस वे बेहतरीन होता जाता है। और जहाँ पे ट्रम्पेट इंटरचेंज या कोई भी इंटरचेंज एक्सप्रेस वे पे बनता है, तो जैसा कि आप इस पे हाईवे पे कहीं पे भी देखेंगे वो 2 लेन का है या 4 लेन का है, वो उतना ही रहता है। कहीं एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे कहीं पे वो 4 लेन नहीं होता है, सिवाय एक बस स्टैंड के। तो और एक्सप्रेस वे में यही चीज़ें एक्सप्रेस वे को अलग बनाती है। जैसे ही एंट्री या एग्जिट पॉइंट आता है, वहाँ पे वो 4 लेन का अगर जो हाईवे है तो वहाँ पे सीधा 8 लेन का हो जाता है। एंट्री करने वाले के लिए 1 लेन 8 लेन से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी जो लास्ट एंट्री करने का और एग्जिट का पॉइंट होता है, वहाँ पे हाईवे काफ़ी चौड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण से एग्जिट और एंट्री में और सीधा रन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसलिए उसकी जो स्पीड लिमिट है वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है एंट्री और एग्जिट के कारण से। इसलिए वो एक्सप्रेस वे हाईवे से बेहतरीन माना जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं हाईवे को, एक्सप्रेस वे तो छोड़ ही दीजिए, कुछ भी हो तो एक्सप्रेस वे है। लेकिन अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो NH-27 जितना हिस्सा यूपी में है बेहतरीन, उतना ही बेहतरीन राजस्थान का NH-20 का हिस्सा है। लेकिन इसमें आप आगे उदयपुर से आगे और राजस्थान के बाकी जो हिस्से हैं, सिरोही और माउंट आबू, तो आप उस रूट पे जब निकलेंगे उदयपुर से आगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पहाड़ियाँ, घनी झाड़ियाँ और बहुत ही लोकल रास्ते तो अच्छे ही हैं, लेकिन बहुत आउट एरिया में बना हुआ है, जिसमें मैंने आपको इसके 2-3 पार्ट पहले आपको बताया कि उसमें आपको रात में सफ़र करना बहुत ही कठिन और दुखदाई भी हो सकता है। अगर जो मान लीजिए कोई भी दिक्कत आपकी गाड़ी में आ जाता है तो ना तो आपको रात को मैकेनिक मिलेगा, अगर पंचर हो गया तो पंचर वाला भी नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप कहाँ पे होगा रात के समय में कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए हम दिन में ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर जो आप माउंट आबू के रास्ते सिरोही होके उदयपुर आ रहे हैं NH-27 को पकड़ के, तो आप सावधान हो जाइए और आपको उस पर ज़्यादा ही बचाव करना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में 71 में। तब तक जय श्री राम।